हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी महेश कुमार साहू। आज ये हमारा ऑसिलेशन का सेकंड क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ऑसिलेशन का इंट्रोडक्शन, पीरियोडिक मोशन और डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन के बारे में देखे थे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा इक्वेशन था वो टाइम के साथ वेरी कर रहा था। वाइब्रेशन देखे थे और आज हम लोग के इस क्लास में देखने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारा क्लास था जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इक्वेशन देखे थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह के पीरियोडिक मोशन में था, अगर उसका इनिशियल पॉइंट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां से स्टार्ट करता था और यहां पहुंचता था, ये एंगल थीटा था। तो थीटा इक्वल्स टू हम लोग ओमेगा टी लिख रहे थे। और अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एक्स प्रोजेक्शन में, यानी कि फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू एक्स प्रोजेक्शन के लिए था, तो एक्स टी इक्वल्स टू द ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता था। अगर ये फाई क्या था, तो फाई के लिए कोई पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट इस एक्स एक्सिस से ना स्टार्ट करके उससे कुछ एंगल बनाते हुए स्टार्ट कर रहा था, जैसे यहां से स्टार्ट कर रहा था, उसके बाद ये अपने पाथ पर मूव कर रहा था। तो इसके लिए ये जो एंगल था ये फाई था और इधर का एंगल जो था वो थीटा था। अगर वाई प्रोजेक्शन की बात करें तो वाई के लिए क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। जहां ए क्या है, तो ए है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या है, टाइम पीरियड। और फाई क्या है, फेज एंगल, फेज एंगल। ये जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पाथ को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जिस पॉइंट के अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन के अबाउट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन था। नेक्स्ट आज के क्लास में हम लोग देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक स्पेशल केस है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा होता है। उसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, जैसे कोई स्प्रिंग ऐसा, इसमें एक मास को अटैच किया गया है, इसको इधर खींचकर छोड़ दिया गया, तो खींचेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये स्प्रिंग कैसा दिखाई देगा, ऐसा। ये स्प्रिंग अब मास के ऊपर किधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इस डायरेक्शन में। जो एक्सटर्नल फोर्स था वो इस डायरेक्शन में था, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो स्प्रिंग फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करें, इस तरह से इसका मोशन कुछ ऐसा होता है, इसमें इस बॉब को इधर खींचकर छोड़ दिए तो ये वापस से अपने पाथ को रिपीट करने लगता है। जब बॉब यहां पर था तो इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा था,
इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था। जब ये बॉब यहां पर पहुंचता है तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये सब ऑसिलेशन के एग्जांपल्स थे, कल हम लोग किए थे। तो अब इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखना चाहते हैं। सिंपल हार्मोनिक के लिए हम लोग इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो अगर इसका फोर्स का इक्वेशन लिखें तो फोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, F इक्वल टू kx। ये माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहां पर भी अगर कोई बॉब जो है वो इधर जा रहा है तो फोर्स किधर काम कर रहा है, इधर ही काम कर रहा है। तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -kx। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -k/m × x, ऐसा हो जाएगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एसएचएम का इक्वेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल केस है मोशन का ही, जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑसिलेशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक सिंपलेस्ट मोशन है ऑसिलेशन का। इसका जनरल इक्वेशन, सिंपल एसएचएम का जनरल इक्वेशन हम लोग देखते हैं। एसएचएम का जो जनरल इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, F इज इक्वल टू -kx⁻n। ये एसएचएम का जनरल इक्वेशन है, जिसमें n का जो वैल्यू होता है वो 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर में होता है। अब इसमें देखते हैं, जैसे x का वैल्यू को 1 पुट करते हैं। अच्छा, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है तो f का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, सॉरी x का वैल्यू अगर x में n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -kx। अगर 3 रखे तो f इक्वल टू kx⁻3। 5 रखे तो f -kx⁻5। यहां अगर x का वैल्यू पॉजिटिव हो, x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो f क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर x का वैल्यू को नेगेटिव रखें, तो अगर x का वैल्यू को नेगेटिव रखे हैं तो f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x का वैल्यू को हम लोग नेगेटिव रखे हैं तो f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। उसी तरह से अगर इसमें देखें तो अगर x का वैल्यू को नेगेटिव रखें तो नेगेटिव का पावर 3 फिर से नेगेटिव हो जाएगा, मतलब, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि x अगर नेगेटिव है तो f क्या हो गया, पॉजिटिव। उसी तरह से फिर से इसमें अगर पॉजिटिव रखें तो फिर से f क्या हो जाएगा, नेगेटिव। x का वैल्यू पॉजिटिव अगर रख दें तो f क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमेशा f का वैल्यू जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। अब ये तो एसएचएम का जनरल इक्वेशन है। इसमें से देखिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, x का पावर 7, x का पावर 9, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। इनमें से सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है ये f इक्वल टू -kx। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं एसएचएम। ये किसका इक्वेशन है, एसएचएम का इक्वेशन है। ये सारे ऑसिलेशन है,
लेकिन ये एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम है। तो अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सारे एसएचएम जो होते हैं, सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होते हैं वो ऑसिलेशन होते हैं, लेकिन सारे ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक स्पेशल केस, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, ऑसिलेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वो कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? अब हमारे पास एसएचएम का जो इक्वेशन है वो क्या है? F इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? F को मास इंटू एक्सलेरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एक्सलेरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां के बाई एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर के बाई एम। तो ए इक्वल्स टू अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक हमारे पास इक्वेशन आया, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलेरेशन। अगर हम लोग एक सिंपल पेंडुलम को देखें, इसका मोशन ऐसा होगा, इस पॉइंट तक आएगा और इस पॉइंट तक आएगा। अच्छा, यहां पर जब मैक्सिमम अगर इसका मोशन देखें स्ट्रेट लाइन में तो कैसा दिखाई देगा? यहां से चलना शुरू किया, कोई जो ये बॉब है यहां से चलना शुरू किया है इस डायरेक्शन में, तो जब यहां से चलना शुरू किया तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? अभी धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा, तभी तो आगे जाकर के लास्ट में यहां रुकेगा। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है, वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज कर रहा है, और यहां आकर के जीरो हो गया, मतलब यहां वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन है ना, इसी पोजीशन के अबाउट ये जो बॉब है वो मूव कर रहा है। तो अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी जीरो पर, ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। जब ये मीन पोजीशन से क्रॉस करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो मीन पोजीशन से इसका तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां जीरो। इस केस में देखें तो यहां जो वेलोसिटी है वापस से इधर डिक्रीज करता गया और यहां आकर के जीरो हुआ, जहां से उसको वापस लौटना है, तो यहां भी वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में आया है तो माइनस ए। अगर इसको ओरिजिन मारे ये पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हुआ? नेगेटिव। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक बार सोचिए कि जब ये बॉब इधर जा रहा था तो इधर जाते जाते यहां पर इसका वेलोसिटी जीरो क्यों हुआ? क्योंकि उसको इस डायरेक्शन में कोई फोर्स खींच रहा था। जब वो उधर जा रहा था, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता तो क्या होता? वो आगे बढ़ जाता। लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा था, जिसके कारण वो यहां आकर के जीरो हो गया। वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज कब हो गया? जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। जैसे कोई कार चल रही है और उसके ऊपर ब्रेक ना लगाए तो क्या वो बढ़ते जाएगा आगे। अगर ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? एक नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करने लगता है और कार आगे जाकर के रुक जाती है। वही काम यहां भी हो रहा है। वेलोसिटी इधर था, लेकिन ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम करना शुरू कर दिया, तो यहां जाकर के उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। पहले धीरे धीरे वेलोसिटी उसका डिक्रीज करता गया और वहां जाकर वेलोसिटी उसका जीरो हो गया। तो जिस समय वेलोसिटी जीरो हुआ, इसका मतलब उस समय एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहा होगा, यानी यहां पर मैक्सिमम फोर्स लगा होगा इस बॉब के ऊपर, यहां पर मैक्सिमम फोर्स लगा होगा इस बॉब के ऊपर। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था तो एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? तो यहां एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा और यहां एक्सेलरेशन का वैल्यू फिर से मैक्सिमम होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में।
क्लियर है? ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन और इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर कौन कौन जीरो हो रहा है? एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है और वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रहा है। ऐसा भी इसको आप लोग समझ सकते थे, जैसे इस तरह से एनर्जी के फॉर्म में देखते थे तो ये जो यहां पर है इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी जीरो हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी इसकी हाइट की वजह से। यहां पर हाइट है ही नहीं तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया यहां। और यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता था, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। और काइनेटिक और पोटेंशियल मिलकर के मैकेनिकल एनर्जी बनाता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये क्लियर है? तो यहां से भी हम लोग देख सकते हैं, अगर x का वैल्यू जीरो पुट कर दे, मतलब मीन पोजीशन के पास, तो जैसे ही x को जीरो पुट करेंगे a क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर x डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो जाए तो a क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्लियर है? अगर इसको हम लोग वेलोसिटी के टर्म में रिलेशन को देखना चाहें तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt, dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको उधर लेकर जा रहे हैं तो अच्छा, और एक काम इसमें कर सकते हैं, हम लोग को v चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं इसको dv बाई dt, या ऐसा लिखते हैं dv dx बाई dt इंटू dv बाई dt, सॉरी dv बाई dx, dv बाई dx। ये dx dx कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? dv बाई dt बचेगा। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये dx बाई dt क्या हो जाएगा? v वेलोसिटी इंटू dx बाई dv बाई dx इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग dx को राइट साइड लेकर जा रहे हैं तो क्या हो गया? v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक लगाना पड़ेगा? तो जब वेलोसिटी जीरो था तो वेलोसिटी जीरो कहां पर है? इसके एक्सट्रीम पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर इधर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पर? मैक्सिमम, a के बराबर है। तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन सॉरी एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। अब वेलोसिटी कोई जनरल पॉइंट पर देखेंगे हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट कोई जनरल पॉइंट पर हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n dx। तो x टू द पावर n dx से क्या होता है इंटीग्रेशन? x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहां पावर कितना है? 1, तो 1 प्लस 1 बाई 2 तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। लिमिट 0 टू v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं तो x dx, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू v, सॉरी 0 टू सॉरी a टू x ना, a टू x। लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो गया? v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करते हैं बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, अच्छा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर एक्स अपर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट तो ए स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो गया? v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर। 2 को कैंसिल कर दे दोनों साइड से, तो क्या बचा, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस माइनस को अंदर लेकर जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसमें माइनस था इसमें प्लस आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन निकल गया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच। अगर v इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा को बाहर निकाल कर ला रहे हैं, तो ओमेगा को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर में है, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये v जो है वो प्लस माइनस में कैसा हो रहा है, तो देखिए अगर कोई ये पॉइंट है, हम लोग x लेते हैं यहां पर, तो इस x के पास वेलोसिटी दोनों तरफ रहा होगा। एक टाइम होगा जब ये वेलोसिटी इधर जा रहा होगा, पॉजिटिव की तरफ, उधर जा रहा था, डिक्रीज कर रहा था लेकिन आगे जा रहा था, और कभी वेलोसिटी इधर भी रहा होगा, तभी तो ये पार्टिकल जो है, ये बॉब जो है वो इस तरफ आया है। यानी वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अगर इसको आगे लिखें, इस इक्वेशन को आगे लिख ले रहे हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना। हाँ, तो ओमेगा को इधर लेकर आ रहे हैं, तो v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें पूरे इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अच्छा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेकर आ रहे हैं, तो v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो गया, 1। ये इक्वेशन को देखिए, कुछ जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा है, ये इक्वेशन है इलिप्स का। तो अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच ग्राफ बनाना होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, इलिप्स। देखिए इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट है, x है, और ये वेलोसिटी है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है, मतलब यहां पर आ रहा है, तो वेलोसिटी 0, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0। यहां से भी हम लोग देख लिए थे, यहां भी दिखाई दे दिया। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए, मतलब मीन पोजीशन, और वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, तो x का वैल्यू 0। ठीक उसी तरह अगर हम लोग a और x के बीच में रिलेशन निकालें, मतलब ग्राफ बनाएं उसका, ये a है और ये x है, तो देखिए तो ये कुछ y इक्वल टू mx का टाइप का ग्राफ दिख रहा है। y इक्वल टू mx प्लस c होता है, जिसमें c का वैल्यू 0 है। तो जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा एक्सेलरेशन डिक्रीज करने लगेगा नेगेटिव साइन के कारण। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा। यहां पर क्या है, x जो है वो मैक्सिमम है, यहां पर x मैक्सिमम है नेगेटिव डायरेक्शन में, -a और a। तो यहां एक्सेलरेशन भी देखिए, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है a मैक्स, और यहां भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम है पॉजिटिव डायरेक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट का। हम लोग के पास जो
जनरल इक्वेशन था वो क्या था, x के लिए था a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस के टर्म में लेकर चल रहा है, और y के लिए क्या था, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। किसी एक को जनरल इक्वेशन मान करके चल रहे हैं, और हम लोग इसी तरह से, जैसे अभी हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाले ना, इसी तरह से इससे निकालना चाहते हैं। तो चलिए y वाले को लेकर के चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा y डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा सोच करके चल रहा है। तो y t इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ये इसी को लेकर के चल रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो dy बाई dt ये क्या मिलेगा, d बाई dt ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। dy बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज करेगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन यहां साथ में क्या है, ओमेगा टी, तो ओमेगा भी बाहर आएगा, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया वेलोसिटी। अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d बाई डी टी ऑफ a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये a ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस को बाहर लिख दिए, और ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा, टी के साथ मल्टीपल में है इसके कारण, तो एक ओमेगा बाहर आया तो मिलकर के क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ये क्या है, जनरल इक्वेशन है किसका, वेलोसिटी का। ये जनरल इक्वेशन है एक्सेलरेशन का। अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो y जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो साइन थीटा का मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया। और यहां भी हम लोग देखे हैं कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। यह है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम, ये कब हो जाएगा, जब इस केस में cos ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये हो जाएगा a ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर ये टर्म जो है वो 1 हो गया है, यानी ओमेगा टी प्लस फाइव का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 0। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो गया, a ओमेगा स्क्वायर। ये अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो, या ऐसा था माइनस था, तो अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम लोग जो रिलेशन निकाले थे उसमें भी डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा। वेलोसिटी का रिलेशन कैसे निकाले थे, एक्स के साथ, तो वेलोसिटी का जो हमारे पास रिलेशन था v इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ था। ये इसका जो जनरल इक्वेशन था। वेलोसिटी जो था हमारे पास वो क्या था, तो v स्क्वायर या v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकाले थे। तो देखिए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 पुट करेंगे, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो v मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा, और ए स्क्वायर ये तो 0 हो गया, तो ए स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ओमेगा ए। देखिए, तो यही टर्म आया। ये है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकाले थे, और इससे रिलेटेड मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट अगर y प्रोजेक्शन के लिए देखें तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या हो गया था, a t वेलोसिटी एट a इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, और एक्सेलरेशन क्या हो गया था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसा है। इसका अगर ग्राफ बनाए टाइम के साथ, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर फाई 0 हो जाए, इस केस में फाई का वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए। ये किसके किस पे बीच का ग्राफ है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कॉस का ग्राफ है। अगर फाई 0 है तो ये क्या है, ए कॉस ओमेगा टी, और टी के 0 के लिए यहां पर टी का वैल्यू अगर 0 पुट की तो साइन 0 हो जाता है, इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ था। यहां टी का वैल्यू 0 पुट किए तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा कितना, ए ओमेगा, यानी यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कैसा स्टार्ट होगा, ऐसा। ये है v मैक्स, ये है माइनस v मैक्स। नेक्स्ट एक्सेलरेशन के लिए देखें तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ये है एक्सेलरेशन और ये है टाइम। तो यहां t का वैल्यू 0 के लिए साइन 0 हो गया, और साइन 0 का वैल्यू 0, लेकिन यहां माइनस लगा हुआ है, 0 से स्टार्ट होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। ये है ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम का। इसी तरह से अगर एक्स प्रोजेक्शन के लिए रहता तो क्या होता, तो एक्स प्रोजेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी क्या हो जाता, तो वेलोसिटी हो जाता ओमेगा ए कॉस, तो ए ओमेगा माइनस में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्सेलरेशन क्या हो जाता, ये हो जाता माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका ग्राफ बनाते तो कैसा बनता, ये कॉस का ग्राफ है और पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता। यहां मैक्सिमम एक्स मैक्स, यहां एक्स मिन मैक्स है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब माइनस ए, और ये प्लस ए। इसका ग्राफ बनाते तो कैसा बनता, साइन का ग्राफ है लेकिन नेगेटिव, ऐसा। इसका ग्राफ बनाते तो ये कॉस का ग्राफ है लेकिन नेगेटिव, तो ऐसा।
नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 14.3। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिसमें फर्स्ट दिया है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए कंडीशन क्या है, तो जो फंक्शन का वैल्यू है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है, या ऐसा लिखे थे हम लोग, फंक्शन ऑफ टी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट केस को देखते हैं। इसमें ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, तो ए का वैल्यू निकालते थे जो फाइनल एम्पलीट्यूड था साइन के साथ है जो उसका स्क्वायर, तो साइन के साथ कौन है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस के साथ क्या है -1 है, तो -1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा √2। और फाई का वैल्यू कैसे निकालते थे, तो tan फाई इक्वल टू जो कॉस के साथ है, तो कॉस के साथ क्या है -1, तो -1, और जो साइन के साथ है डिवाइड में, तो साइन के साथ क्या है 1। तो यहां से tan फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan फाई आ जाएगा, tan फाई -1 क्या होता है, जब ऐसा हो जाए फाई का वैल्यू जब -π/4 हो जाए, यानी कि 45 के लिए। तो ये अब क्या बन गया, ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू ए का वैल्यू आ गया √2 साइन ओमेगा टी और फाई का वैल्यू -π/4। इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और पीरियोडिक भी है। नेक्स्ट सेकंड को देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको अगर इस फॉर्म में ला पाए तो ठीक है, नहीं ला पाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। लेकिन साइन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक है तो पीरियोडिक तो होगा ही होगा, तो पीरियोडिक तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, cos 2θ इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 2θ इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos 2θ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 को इधर लेकर के आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2θ इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 ऑफ cos 2θ। तो थीटा का वैल्यू क्या है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी। देखिए तो ये जो टर्म है, क्या ये इसके जनरल इक्वेशन जो है, जनरल इक्वेशन इसके जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये अलग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये पीरियोडिक तो है लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है 14.4। ऑब्टेन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ x प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल p इन एच केस। दो फिगर दिया हुआ है और फिगर में ही सब कुछ बताया है। फिगर नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें बोल रहा है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पार्टिकल p यहां एट टाइम t इक्वल टू 0 पर था। मतलब जब पार्टिकल स्टार्ट किया तो वो कितने एंगल पर स्टार्ट किया है, 45 डिग्री के एंगल पर स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, उसका फाई का वैल्यू। नेक्स्ट वो कहां पहुंचा, तो p के पास पहुंचा होगा एट टाइम t, और एक रिवॉल्यूशन में उसका टाइम कितना लगता है, 4 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले केस के लिए देखिए एक्स प्रोजेक्शन लेकिन बोला है, और एक्स प्रोजेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स प्रोजेक्शन के लिए लिखते हैं a cos ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव। क्लियर है, यहां a का वैल्यू a ही दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू जो होता है हमारे पास वो 2π/t होता है, और t का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो 2π/4।
नेक्स्ट फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इनिशियल फेज एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये हो गया पाई बाई 4। तो अब जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स टी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू पुट करना है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया है 2 पाई बाई 4 इंटू टी, प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 45 और 45 हो गया पाई का वैल्यू पाई बाई 4, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है सेकंड, इस केस में बोला है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है 30 सेकेंड है, इसका जो रेडियस है वो बी दिया हुआ है और एंगल 90 डिग्री पर स्टार्ट किया है, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर वो p पार्टिकल कहां पर था, y एक्सिस पर था, t इक्वल टू 0 पर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो x प्रोजेक्शन फिर से लिखेंगे, तो x प्रोजेक्शन के लिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है अच्छा a cos ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा होता है। यहां पर a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, रेडियस b दिया हुआ है, यानी a इक्वल्स टू क्या हो गया b, ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया 2 पाई बाई टी, और टी का वैल्यू क्या कहते हैं 30 सेकेंड, यानी 2 पाई बाई 30। नेक्स्ट टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो रिवॉल्यूशन सॉरी हाँ कैपिटल टी हो गया। नेक्स्ट फाई का वैल्यू क्या दिया हुआ, इसका इनिशियल फेज एंगल क्या है, तो 90 डिग्री है, लेकिन कहां से इधर स्टार्ट किया है वो क्लॉकवाइज में, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा फाई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स टी इक्वल टू ए का वैल्यू क्या हो गया बी कॉस ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया 2 पाई बाई 30 इंटू टी, इस बार माइनस पाई बाई 2, एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण, सॉरी क्लॉकवाइज होने के कारण, तो एक्स टी इक्वल टू बी कॉस, इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस को बाहर निकाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 30 इंटू टी। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टी इक्वल टू बी ऐसा हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 30 इंटू टी, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो एक्स टी इक्वल टू बी साइन 2 पाई बाई 30 इंटू टी, और 2 से 30 को कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी साइन पाई बाई 15 इंटू टी, ये हो गया आंसर। एग्जाम्पल है 14.5, ए बॉडी ऑसिलेट विथ एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस 4 प्लस पाई बाई 4 एट t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन। ये x प्रोजेक्शन का दिया हुआ है, तो दिया हुआ है x इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस पाई बाई 4। यहां से हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, a का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 5, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 पाई, t का वैल्यू कितना दिया हुआ है, t का वैल्यू 1.5 सेकेंड पर पूछ रहा है, 1.5 सेकेंड, इसको मीटर में लेते हैं, ये पर सेकेंड होता है और ये हो गया सेकेंड, और फाई का वैल्यू क्या हो गया, इनिशियल फेज एंगल कितना है उसका पाई बाई 4। सबका पुट करते हैं और निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए x इक्वल टू हो जाएगा 5 cos 2 पाई, और t का वैल्यू कितना है 1.5 सेकेंड, तो इंटू 1.5 प्लस पाई बाई 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 cos 2 इंटू 1.5 यानी कि हो गया 3 पाई प्लस पाई बाई 4। 3 पाई के लिए ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, यहां से यहां तक पाई 2 पाई 3 पाई,
और 3 पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब एंगल यहां पर होगा, ये एंगल होगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या हो गया? x इक्वल टू 5 कॉस 3 पाई प्लस थीटा, कितना? कॉस थीटा, यानी माइनस थर्ड क्वाड्रेंट के कारण और पाई बाई 4। तो यहां से x इक्वल टू -5 इंटू कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, और 1/√2 कितना होता है? तो x इक्वल टू हो गया -5 इंटू 0.707। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा -3.535 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी या स्पीड जो पूछा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 5, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या था? -a sin ओमेगा, सॉरी -a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस 5, ऐसा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस a का वैल्यू कितना है? 5 है, ओमेगा का वैल्यू कितना है? 2 पाई है, तो इंटू 2 पाई साइन ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू टी का वैल्यू 1.5 प्लस फाई का वैल्यू पाई बाई 4। क्या हो जाएगा? v इक्वल टू -10 2 इंटू 5 -10 पाई साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 4, और ये भी साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 4, लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो यहां से हो जाएगा v इक्वल टू -10 पाई साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2। तो v इक्वल्स टू -10 पाई, 10 पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 इंटू पाई बाई 4 का वैल्यू, ये माइनस होने के कारण एक प्लस हो जाएगा ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में था तो ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया। यहां से 1/√2, फिर से 1/√2 का वैल्यू 0.707। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 22 मीटर। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आता है हम लोग के पास? ये था -ω²x, ऐसा था। तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा का वैल्यू कितना है? 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर, और इंटू x हम लोग कितना लाए हैं? -3.535, तो इंटू -3.535। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 पाई का स्क्वायर इंटू 3.535। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 140 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।